हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी IQ के हिंदी यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है अभिनव कुमार पौरे और आप सभी के लिए मैं वर्ष 2023 के अर्थात 2023 के ज्योग्राफी के रिस्पेक्ट में वो सारे करंट अफेयर जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसको लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हूं। देखिए, मैं क्लास को स्टार्ट करूं उसके पहले आप सभी के लिए एक छोटी सी इंफॉर्मेशन। याद रखिए कि यूपीएससी जो है वो जब कभी आप प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के किसी भी ईयर के प्रश्न पत्र को अगर आप देखें तो मैं आपसे दावे के साथ ये बात कह सकता हूं कि इजीली आप ये कंक्लूजन ड्रॉ कर पाएंगे कि यूपीएससी हर वर्ष नियर अबाउट 30 क्वेश्चन जो है वो ज्योग्राफी इन्वायरमेंट के कन्वेंशनल और उसके करंट पर आधारित प्रश्नों को मिलाकर पूछा करती है। ये एकदम स्पष्ट बात है। और इस पर एक बात और कि भाई ये प्रश्न बहुत टफ नहीं होते और यूपीएससी का जो कट ऑफ होता है वो कभी भी आप पाएंगे कि 50 प्रश्नों से ज्यादा रेयरली ही आपको कभी देखने को मिलेगा। यानी कि अगर आप तैयारी ठीक से कर रहे हैं तो आप इतने समझदार जरूर हैं कि आप इस सब्जेक्ट के करंट अफेयर की और इस सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस को यूपीएससी के प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से आसानी से समझ सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम प्रयास करेंगे कि वो सारे टॉप करंट अफेयर्स जो आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है हम उन्हें डिस्कस करें। तो देखिए, मैं क्लास को स्टार्ट करूं उसके पहले आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है भाई। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आने वाले समय में वर्ष 2024-25 में अगर आप प्री देने वाले हैं और उसे क्वालिफाई करना चाहते हैं तो देखिए, आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। स्टडी IQ के जो P2I बैचेस हैं ये स्टार्ट हो रहे हैं। अभी यहाँ पीछे जो आप देख पाएंगे ये न्यू ईयर सेल है, अर्थात आपको मिनिमम कॉस्ट पे ये सारे कोर्सेज जो है ये मिलेंगे। ये याद रखिए कि इस P2I बैचेस में बहुत सारी चीजें इंक्लूडेड हैं। जैसे आपको इसमें जो है वो प्रीलिम्स का एक क्रैश कोर्स, जैसे आप ऐसा समझें कि प्री के एग्जैक्टली प्रायर आपके सारे प्री के वो टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट होंगे वो कवर कराए जाएंगे। ये क्रैश कोर्स इसमें इंक्लूडेड है जिसे SIP के नाम से जाना जाता है। साथ ही अगर आपका प्री क्वालिफाई होता है और आप मेंस के लिए जाते हैं तो वहां पर आपको MRP अर्थात मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम के तहत स्टडी IQ अपने प्रीमाइसेस में बुलाकर आगे की पूरी तैयारी कराएगा अप टू आपके इंटरव्यू तक। ये साथ ही आपको मेंटर अलॉट होगा जो आपको पूरी जर्नी में जो है वो सहायता देगा। आपको जिस भी स्थान पर कोई डाउट होगा वो आपकी सहायता करेगा। साथ में आपको जो है वो 3 आवर की डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी, सारे सब्जेक्ट कवर होंगे और साथ ही आपको क्लास के साथ आपको हैंडआउट्स मिलेंगे। यानी कि एक एक्सपर्ट हमारी टीम की तरफ से आपकी क्लासेस देख रहा होगा और उसके नोट्स बनाएगा और आपको नोट्स लाइव क्लास के तुरंत बाद प्रोवाइड करे जाएंगे। यानी कि हैंडआउट्स होंगे, लाइव क्लासेस होंगी, फैकल्टी के साथ लाइव क्लास में आप इंटरेक्ट कर पाएंगे और साथ ही आपको जो भी डाउट होंगे, जैसे आप YouTube में चैट बॉक्स से पूछते हैं, उससे एडवांस आप चैट बॉक्स पे तो पूछ ही सकते हैं, ऑडियो में इवन वीडियो में फैकल्टी के साथ लाइव क्लास में इंटरेक्शन आप कर सकते हैं। ये सब कुछ और साथ में मैं स्पष्ट कर दूं कि कैप अर्थात करंट अफेयर प्रोग्राम, इसका डेली एक वीडियो आपके समक्ष जो है वो उपस्थित रहा करेगा। डेली आंसर राइटिंग होगी, आपको टेस्ट सीरीज भी लेने की आवश्यकता नहीं होगी। सब कुछ P2I बैचेस में जो है वो इंक्लूडेड है। स्पष्ट एक बात और मैं आपको करूं कि ये जो बैच है ये शाम का बैच है जो 8 जनवरी से जो है वो स्टार्ट होगा। ये 8th ऑफ जैन से इसमें क्लासेस स्टार्ट होंगी। अगर आप शाम का नहीं सुबह का बैच लेना चाहते हैं तो याद रखिए कि सुबह का बैच भी अवेलेबल है, वो अभी ही स्टार्ट हुआ है दिसंबर में। तो अगर आप जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं तो ये दिसंबर है और मैं इस समय जो है वो आपके पास सुबह के बैच का भी ऑप्शन होगा। ये बेसिकली शाम का बैच है। अगर आप मॉर्निंग चाहते हैं तो मॉर्निंग में बैच 6 भी ओपन है। कॉस्ट सेम रहेगी, आपके पास चॉइस है। साथ ही अगर आप वर्ष 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं अर्थात आपका एम जो है वो 24 है तो डोंट वरी, आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है। देखिए, स्पष्ट तौर पर मैं कह दूं इस बात को कि अगर आप दे रहे हैं 24 तो इसका मतलब है आपकी पर्याप्त तैयारी हो चुकी है। आप प्री ओरिएंटेड जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है अगर उन्हें पूरे कंपाइल्ड मैनर में जो है वो पढ़ना चाहते हैं तो आपके पास फिर SIP प्लस नाम से एक क्रैश कोर्स है। मैं स्पष्ट कर दूं, ये क्रैश कोर्स है अर्थात आप पढ़ चुके हैं तब आपके लिए काम का है। आपकी सारी तैयारी को एक बार में ब्रशअप और वो सारे टॉपिक्स जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो सारे आप इसमें कवर कर पाएंगे। ये दोनों ही चीजें आपको अभी न्यू ईयर एंड पर जो है वो मिनिमम कॉस्ट पर मिलेंगी। ये 6,999 है और ये 21,999 है। यानी कि ये दोनों कोर्सेस इस कॉस्ट पर। लेकिन आप इस बात को जान लें कि ये इस पे 2 कंडीशंस है। पहला डेट का,
तो याद रखिए ये जो डेट है ये 2 जन तक ही वैलिड होगा, यानी कि 2 जनवरी तक ही आप इसे अवेल कर सकते हैं। साथ ही इसके बाद भी आप अवेल तो कर पाएंगे बट फिर कॉस्ट ये नहीं रहेगा, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन है और जो इसेंशियल है, याद रखिए कि आप वेबसाइट पर विजिट करेंगे या ऐप डाउनलोड करेंगे तो दोनों ही कंडीशन पे आपको कॉस्ट इससे हायर दिखाएगा। वहां पर आपको कुछ कोर्स दिए होंगे, आप उन्हें भी अप्लाई करेंगे तब भी कॉस्ट इससे ज्यादा ही दिखाई देगा। ये कॉस्ट आपको तभी मिलेगा जब आप जो है वो जिन भी फैकल्टीज से आप पढ़ रहे हो, जैसे आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं मानकर चल रहा हूं कि आप मुझसे पढ़ रहे हैं, तो इस कंडीशन पे आप जिन भी फैकल्टीज से पढ़ रहे हो कंटिन्यूसली, आप उनका कोड यूज कर लीजिए, आपको वो कोड यूज करने पर ही ये कॉस्ट मिलेगा। अन्यथा की स्थिति में अननेसेसरी आप कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करने वाले हैं। तो मैं मानकर चलता हूं आपको मेरी ये बात समझ में आई होगी कि आपको किस तरीके से इसे परचेज करना है, पहली बात है। और दूसरी बात, आप तय कर लें कि आप अभी किस कंडीशन पे हैं। अगर आप आने वाले समय में एग्जाम देंगे, यानी कि आपकी पर्याप्त तैयारी हो चुकी है और आपको ब्रश अप करना है अपने आप को, तो आपके पास ये ऑप्शन है। और अगर आपको पूरी तैयारी करनी है तो आपके पास P2I बैचेस का अप टू इंटरव्यू तक का जो है ऑप्शन अवेलेबल है। तो मैं मानकर चलता हूं आप अगर सीरियस एस्पिरेंट हैं और अपने फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट में ही इसे क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आप इसका पार्ट जरूर बनेंगे। तो चलिए हम अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं। यहां ध्यान से देखिए, इसका सबसे वेरी फर्स्ट करंट अफेयर इज, आप पाएंगे कि हिमालयन प्रदेश, वैसे मैं आपसे साफ साफ क्लियर वर्ड में कहूं तो हिमालयन क्षेत्र हर बार न्यूज में रहता ही है, और ज्योग्राफी के एक करंट अफेयर का ब्रॉडर सेंस में अगर मैं आपको आइडिया दूं तो यहां से एक आध जो है वो बड़ा करंट अफेयर बनता ही है। ठीक है, तो अब देखिए हिमालयन प्रदेश से आने वाले करंट अफेयर को मैंने इस पार्ट में दो जो है फ्रिक्शंस में उसमें बाइफरकेट करा है। देखो पहले आप देखोगे कि हिमालयन प्रदेशों में जो आपदाएं हैं वो बढ़ रही हैं, इसके मैं दो जो है वो लेयर्स में आपको डिवाइड करता हूं। एक तो आपको दिखाई देगा भाई कि ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के कारण जो है वो आपको प्रभाव दिखेगा। सबसे पहला तो GLOF। अब ये क्या है? ग्लेशिएटेड लेक आउटबर्स्ट फ्लड, यानी कि जो लेक्स ग्लेशियर्स के कारण फॉर्मेशन होता है जिन लेक्स का, उनके कारण जो फ्लड आती है। इसका मैं एक उदाहरण आपको बताता हूं। अभी के समय, अभी से कुछ समय पहले, मतलब 2023 की यह घटना है, आप पाएंगे कि सिक्किम में आपको एक फ्लड दिखाई दी थी। ठीक, और यहां पर जो एक लेक थी वो पूरी बर्स्ट होकर जो है वो खासकर तीस्ता नदी में बाढ़ आई थी। एक पूरा का पूरा क्षेत्र जो है वो इससे वहां पर मैसिव डिस्ट्रक्शन हुआ था। ठीक है, तो हम समझेंगे कि बेसिकली ये लेक क्या है या ये फ्लड क्या होती है। इसके अलावा दूसरी समस्या आती है मानसून के वितरण से संबंधित। अगर मैं आपसे कहूं कि इसके बाद ही हम जो है एक करंट अफेयर पर डिस्कस करेंगे जहां हम देखेंगे ला नीना का ट्रिपल डिप आया है। ला नीना, इसका जो है वो ट्रिपल डिप देखने को मिला है। ये तीसरी बार ला नीना भारत में आया है या फिर इफेक्ट आया है इसका, तो ये भी हम इसी क्लास में आज कवर कर लेंगे। और साथ में जो है वो भूस्खलन की समस्या, और यही समस्या जो है आपको इसमें दिखाई देगी कि भाई एक तो हिमालयन प्रदेशों में समस्या किसकी है? ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की। और सेकेंडली यहां समस्या किसकी है? सेकेंडली यहां पर समस्या है मैसिव कंस्ट्रक्शन के कारण, जो अधोसंरचना का विकास यहां करा जा रहा है उसके कारण भूस्खलन या फिर यहां पर वाटर ड्रेनेज का जो पैटर्न है वो चेंज हो रहा है, इस कारण आपदा आ रही है। तो दो तरीके से प्रॉब्लम है, आइए इसे समझते हैं। देखिए इसे हम डिस्कस करना स्टार्ट करें उसके पहले ये देखिए, इस तरीके से आप जो है आसानी से इस बात को समझ पाएंगे। यहां आपको दिखाई देगा हमारा ग्रेट इंडिया, जस्ट अ फ्यू सेकेंड, यहां आपको दिखाई देगा ये है हमारा ग्रेट इंडिया इस तरीके से, और ये सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, और ये चलते हुए आप आएंगे इस स्थान पर तो यहां आपको दिखाई देगा कि ये है हमारा कंप्लीट एब्सोल्यूट इंडिया। नाउ यहां देखिए ध्यान से, तो जिस एरिया को मैं मार्क कर रहा हूं ये बेसिकली पोर्शन है हमारे हिमालयन प्रदेशों का या हिमालयन स्टेट्स का। ठीक, अब देखिए एक समस्या जो मैंने आपसे बताई ये है ग्लोबल वार्मिंग की। अब ग्लोबल वार्मिंग की यानी कि वैश्विक तापन और जलवायु परिवर्तन। देखिए इसके कारण सबसे पहले तो आपको GLOF यानी कि ग्लेशिएटेड लेक्स आउटबर्स्ट फ्लड ये देखने को मिलता है। ये क्या चीज है? तो मैं अगर आपको सिंपल मैनर में समझाऊं तो याद रखिए कि ज्योग्राफी से जो करंट अफेयर आता है इसमें बहुत स्टैटिक का रोल होता है, यानी कि जो घटना हुई उसके आधार पर स्टैटिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। इस कंपाइलेशन को थोड़ा सा आप लोग अपने दिमाग पर रखिएगा, यानी कि जो न्यूज है हम उस न्यूज के बेसिस पे उस चीज को अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, तो एक जो है फ्लड आई थी वो सिक्किम में थी। अब इसके आधार पर थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे अगर आप, तो यहां आपको दिखाई देगा कि ये है भाई हमारा हिमालय,
या आप इमेजिन कर लें सिक्किम हिमालय हो, अगर सिक्किम की घटना है तो, अगर आप उस परिप्रेक्ष्य में पूछा जा रहा है तो। अब इसी तरीके से आप पाएंगे, जस्ट अ सेकेंड, यहां आपको ये एरिया दिखाई देगा, भाई ये हो गया सिक्किम का एक माउंटेनियस प्लेस। ठीक, अब अकॉर्डिंग टू हाइट टेम्परेचर डिक्रीज होता है। सिंपल है कि यहां से जो है वो रिवर का ओरिजिनेशन होगा। और एक अगर मैं आपसे डायमेंशन कहूं तो भाई ये अगर माउंटेन है तो इसके अपर पार्ट में, इसके ऊपरी भाग में आपको इस स्थान पर जो है वो ग्लेशियर्स का फॉर्मेशन दिखेगा। ठीक है, अब ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण ये नीचे आएंगे और नीचे आने पर ये मेल्ट होंगे और मेल्ट होने पर जो है अलग अलग डायरेक्शन से आने वाली धाराओं के कारण, स्ट्रीम्स के कारण, रिफ्ट्स के कारण जो है एक रिवर का फॉर्मेशन होगा। अब इस तरीके से ये रिवर नीचे आएगी। अब यहां समझिएगा कि ये रिवर कह लीजिए या ये ग्लेशियर कह लीजिए, दोनों ही कंडीशन पे चीज एक जैसी होगी कि भाई यहां पर इस एरिया में आप पाओगे कि ग्लेशियर के द्वारा, नहीं तो ग्लेशियर से निकलने वाली नदी के द्वारा, मेनली ग्लेशियर होता है। यहां आपको दिखाई देगा कि एक बांध के जैसी संरचना, जस्ट अ सेकेंड, अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस तरीके से जो है यह आपको दिखाई देगा कि इस तरीके से एक बांध जैसी संरचना जो यहां के द्वारा लाए गए अवसाद से ही निर्मित है, इस तरीके से निर्माण होगा एक बैरियर का। ये जो बैरियर्स हैं, ये बैरियर आप कह लीजिए कि नदी या फिर जो ग्लेशियर है उसके द्वारा लाए गए अवसाद से निर्मित है। अब यहां पर ये जो नदी आई या ये जो ग्लेशियर आया, जब इस स्थान पर पहुंचेगा तो यहां पर वास्तविकता में जो है, जस्ट अ सेकेंड, यहां पर वास्तविकता में जो है नदी का ये जल इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो झील आपने देखी, इस झील का निर्माण किससे हुआ है? इस झील का निर्माण हुआ है पानी से, जो आया है हिमनद और हिमनद से निकलने वाली नदी से। अब ये जो झील है, इसके सामने ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये है वास्तविकता में अवसाद से निर्मित एक बांध। इसे मोरिन कहा जाता है। यह है मोरिन, यानी कि हिमनद द्वारा जो अवसाद लाया गया है उससे निर्मित एक अवरोध। डन। अब ये जो अवरोध है, ये अवरोध बहुत सॉलिड नहीं होता और चूंकि ये कॉम्पैक्टेड और सीमेंटेड नहीं है, इस कारण ये जो है जब कभी तीव्र वर्षा होगी, अब यहां ध्यान से देखिए, जब कभी आपको यहां पर तीव्र वर्षा दिखाई दे, जैसा सिक्किम में हुआ था बादल का फटना, क्लाउड, जस्ट अ सेकेंड, बस्टिंग, यानी कि बादल का फटना। ये कह लीजिए बादल का फटना कुछ और नहीं है, 1 घंटे के अंदर अगर 100 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल हो जाए तो उसे क्लाउड बस्टिंग कह दिया जाता है। अब या तो तीव्र वर्षा हो जाए, अन्यथा की स्थिति में ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के कारण जो वर्षा का पैटर्न है, यानी कि जो रेनफॉल पैटर्न है, जो वर्षा का पैटर्न है, ये चेंज हो जाए। और अगर ये दोनों में से कुछ भी होता है तो यहां इस झील के अंदर, ये झील कौन सी है? ये ग्लेशिएटेड लेक्स है, इनके अंदर पानी का जो स्तर है वो बढ़ जाता है और जल का स्तर बढ़ जाने से होता यह है कि जो मोरिन की वॉल बनी हुई है, ये जो संरचना बनी हुई है, ये टूट जाती है। और टूटने के पश्चात यहां सामान्य सी बात है कि ये जो वॉल बनी है, कंटिन्यूसली यहां से रिवर आ रही है, पानी यहां इकट्ठा हो रहा है, तो बाय डिफॉल्ट यहां से भी एक रिवर आगे जाती है। ठीक है, अब ये जो रिवर आगे जा रही है, ये मोरिन की दीवार टूट जाने से इस रिवर के अंदर आ जाता है फ्लड, यानी कि बाढ़। और इसे ही कहते हैं भाई कि ये है GLOF, ग्लेशिएटेड लेक्स आउटबर्स्ट फ्लड। अब ये घटना हिमालयन प्रदेशों में लगातार बढ़ रही है। मैं स्पेसिफिकली आपको बताऊं तो सिक्किम वाला जो क्षेत्र है, सिक्किम वाला जो एरिया है, वहां पर यह तीस्ता नदी के साथ हुआ, जहां से जिस ग्लेशियर से निकल रही थी, जिस रिवर से, जिस झील के सामने से बाजू से आ रही थी, उस झील की मोरिन की दीवार टूट गई और अचानक से जो है वो तीस्ता के एक बांध पर जल स्तर बढ़ा और उसके कारण जो है वो आपको ये घटना देखने को मिली। तो अब आप कह लीजिए इसका कारण बादल का फटना, और बादल का फटना क्यों हुआ
ये एक्सट्रीम वेदर कंडीशन है, यानी कि वो मौसमी घटनाएं हैं जो ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज के कारण हिमालयन प्रदेशों में लगातार बढ़ रही। डन। तो ये एक करंट अफेयर से रिलेटेड डायमेंशन है जो आपको पता होना चाहिए, आपको कंसेप्चुअली मालूम होना चाहिए। साथ ही अगर मैं आपको दिखाऊं तो एक और समस्या यहां देखने को मिली, जैसा आप इस स्थान पर देख पाएंगे कि जो केदारनाथ है या फिर आप जोशीमठ, इसके बारे में अगर आपको मैं बताऊं तो यहां पर मैसिव कंस्ट्रक्शन भारत सरकार द्वारा करा जा रहा है। और यहां याद रखिए कि मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होना चाहिए कि एक शब्द होता है टेम्पल इकोनॉमी, थोड़ा सा सर्च करिएगा, इस बारे में किसी दिन हम डिटेल में चर्चा भी करेंगे कि एग्जैक्टली क्या होता है टेम्पल इकोनॉमी, क्यों सरकारें जो है वो लगातार भारत में आपको देखने को मिलेगा भाई कि कंस्ट्रक्शन करा जा रहा है टेम्पल्स का। अब ये कंस्ट्रक्शन या फिर कॉरिडोर्स बनाए जा रहे हैं नॉर्थ इंडिया में, ये कॉरिडोर का डेवलपमेंट हो या ये सारी जो है अधोसंरचना का विकास हो, क्या इसके पीछे केवल आर्थिक कारण है? तो आंसर इज एब्सोल्यूट नो। ये याद रखिए कि एक तरीके से पूरा सिस्टम डिराइव करा जाता है जिससे आर्थिक विकास और गतिविधियां तेज हो। तो नो डाउट इसमें गवर्नमेंट रॉन्ग नहीं है, लेकिन आप पाएंगे कि जोशीमठ के केस में, ये जोशीमठ बेसिकली एक स्मॉल टाउन है, जो आप पाएंगे कि जब हम कभी कॉरिडोर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे तब यहां पर आएगा कि ये जो जोशीमठ है इसके समीप से धौली गंगा आती है जो विष्णुप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है। ये सारा एक एरिया है। अब केदारनाथ, बद्रीनाथ हो गया या जोशीमठ हो गया, ये सारे प्लेसेस जो है हाई एल्टीट्यूड पे सिचुएटेड हैं और यहां पर एक बड़ी समस्या देखने को मिलती है भूस्खलन की, लैंडस्लाइडिंग की। अब इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा कि जब भी कभी किसी पर्वतीय क्षेत्र में आप मैसिव कंस्ट्रक्शन करोगे तो उस स्थान पर आपको भूस्खलन देखने को मिलेगा। अब कैसे, तो थोड़ा सा रुकिए, मैं आगे आपको इन इवेंट्स के बारे में और डिटेल में समझाऊंगा। ओके, तो एक तो आप ये GLOF अभी समझ लीजिए। अब वर्षा का वितरण क्यों एक्सट्रीम हो रहा है, तो आइए उसको हम दूसरे एक करंट अफेयर के माध्यम से कनेक्ट करते हुए देखते हैं, जहां आप पाएंगे कि न्यूज में एक शब्द रहा, एक वर्ड रहा जिसे कहा गया ट्रिपल डिप ऑफ ला नीना। ला नीना लगातार तीसरे वर्ष भारत में इसका इफेक्ट देखने को मिला। अब ये याद रखिए ट्रिपल डिप क्यों कहा जा रहा है, तो ट्रिपल डिप कहने का तो एक सहज सा अर्थ है कि भाई तीसरा वर्ष है जब लानीना जो है वो आपको देखने को मिल रहा है। अब लानीना से होता क्या है, तो मैं अगर आपको इसके बारे में थोड़ा सा समझाऊं तो उसके पहले एक डायमेंशन आपके साथ शेयर करता हूं। समझिएगा कि एक लाइन कही जाती है कि ये प्रशांत महासागर, अल नीनो या लानीना, ये दो इफेक्ट हैं। फाइन, जस्ट अ सेकेंड, मैं यहां लिख दूं। एक है अल नीनो, एक है ला नीना। एक शब्द कहा जाता है, ये बॉय एंड गर्ल चाइल्ड है क्राइस्ट के। फाइन, ऐसा कहा जाता है, ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है, बस स्टेटमेंट है। और सेकेंडली मैं आपको एक बात बताता हूं, याद रखिए इसके लिए कहा जाता है कि प्रशांत महासागर में होने वाली एक स्थानीय घटना है जिसका वैश्विक प्रभाव होता है। ये एक लोकल फिनोमिना है जिसका ग्लोबल इंपैक्ट है। आप सोच कर देखिए, अगर मैं आपसे तथ्य कहूं बिना इसके कंसेप्ट को समझाए, तो अगर आपसे मैं कहूं कि भाई किसी वर्ष आटाकामा मरुस्थल जो चिली में आता है वहां पर फ्लड आ जाए, वहां बाढ़ आ जाए, तो ऑस्ट्रेलिया में जो जंगल है वहां आग लग जाती है। और अगर जंगलों में आग लग जाए ऑस्ट्रेलिया में, तो वेट करिएगा भारत में सूखा पड़ जाएगा। और अगर भारत में सूखा पड़ रहा है तो जस्ट वेट करिएगा, आपको यूएसए में जो साइक्लोन आते हैं जिसे हरिकेन कहा जाता है, उनकी तीव्रता कम होती दिखाई देगी और अगले वर्ष यूएसए में सूखा आ जाएगा। ये सारी जो स्थितियां हैं, ये सारी जो परिस्थितियां हैं, ये क्रिएट कैसे होती है? और इसी वर्ष ये चेन ऑफ रिएक्शन है। पेरू के तट के समीप तापमान का कम होना या आटाकामा के मरुस्थल में जो वर्षा होना, उस वर्षा के इंपैक्ट के फॉर्म में ऑस्ट्रेलिया में फॉरेस्ट फायर होना, भारत में उस वर्ष जो है सूखा पड़ जाना, उसके पश्चात यूएसए में साइक्लोन का आना ना आना, या फिर इसके प्रभाव से यूरोप में जो है वो वर्षा के पैटर्न में चेंज होना, ये सारा कुछ इंटरलिंक्ड है और ये आपस में कनेक्ट होता है बाय द कंसेप्ट ऑफ अल नीनो एंड ला नीना। फाइन, इसे अगर मैं सिंपल वर्ड्स में आपको समझाना चाहूं तो अभी समय का थोड़ा अभाव है, तो मैं आपको ला नीना के रिस्पेक्ट में इसके बारे में जानकारी देता हूं एग्जैक्टली क्या है। तो देखिए, आपको दिखाई देगा इस तरीके से कि यहां पर जो है वो क्या है, यहां पर है दक्षिण अमेरिका, इस तरीके से आपको दिखाई देगा। याद रखिए कि यहां आपको देखने को मिलता है, जस्ट अ सेकेंड, यहां आपको देखने को मिलेगा
ये है भाई कोलंबिया, इस स्थान पर कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू। डन। अब आगे की आवश्यकता हमें है नहीं, इसलिए हम इसे यहां पर ड्रॉ नहीं करेंगे। इस तरीके से यहां आपको फिर अफ्रीका वाला कॉन्टिनेंट दिखेगा। अब इसे थोड़ा सा हम जो है, जस्ट सेकेंड, इसे जो है हम थोड़ा सा शिफ्ट कर लेते हैं। ओके, जस्ट अ सेकेंड, आइए यहां बनाते हैं इसे, ताकि हमें डायग्राम बनाने के लिए थोड़ा सा स्पेस मिले। सेम वही दक्षिण अमेरिका, ये टिएरा डेल फ्यूगो है। अब देखिएगा ये है पेरू, ठीक है। अब आ जाइए यहां हम ड्रॉ करते हैं, इस स्थान पर आपको दिखाई देगा ये है ऑस्ट्रेलिया। ओके, अब देखिए सामान्य स्थिति क्या है। सामान्य स्थिति ये होती है कि भाई यहां से एक गर्म पानी की जलधारा चलना स्टार्ट करती है, ठीक है। इस जलधारा को कहा जाता है प्रशांत महासागर की विषुवत रेखीय गर्म जलधारा, उत्तरी वाली। इसी तरीके से यहां आपको जो है वो प्रशांत महासागर की विषुवत रेखीय जलधारा दिखाई देती है। अब देखिएगा जब ये जलधारा चलेगी तो एक सहज सी बात है, अगर आपने पहले पढ़ रखा हुआ तो आपको आसानी से समझ में आएगा कि इसी स्थान पर जो है वो पवनें चलती हैं। इन पवनों को कहा जाता है व्यापारिक पवनें। व्यापारिक पवनें पानी को जो है थोड़ा सा आगे शिफ्ट करती हैं, इससे जो ऊपर का जल है वो वहां से हटता है, यानी कि वो जल जो फुटिक जोन में आता है जो गर्म होता है ये डिस्प्लेस होता है और नीचे से ठंडा पानी ऊपर आता है, जिससे आप पाएंगे कि दक्षिण अमेरिका के इस स्थान पर एक ठंडी जलधारा का निर्माण होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम जो है वो, जस्ट अ सेकेंड, यहां पर जिसे हम जो है वो हम्बोल्ट की जलधारा कहते हैं। हम्बोल्ट की ठंडी जलधारा, ठीक है। अब यहां ठंडी जलधारा आ गई। अब ये पानी जो है वो आगे बढ़ना स्टार्ट करेगा। इसके आगे बढ़ने का एक रीजन बच्चे ये भी है कि अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट कर रही है पश्चिम से पूर्व की ओर, तो जो जल है वो पूर्व से आता है पश्चिम की ओर, ये इस डायरेक्शन में फ्लो करना स्टार्ट करेगा, ठीक। अब ये गर्म पानी जब इस स्थान पर आएगा तो ऑस्ट्रेलिया में इस स्थान पर आपको जो है वो एक गर्म पानी की जलधारा दिखाई देगी। इसे कहा जाता है बेसिकली ऑस्ट्रेलिया की गर्म जलधारा या फिर वार्म वाटर करंट। डन। अब देखिए होता है ये सामान्य कंडीशन में कि यहां पर गर्म पानी है, यहां पर ठंडा पानी है। गर्म पानी में होगा ये कि अब जो भी मैं आपको बता रहा हूं ये आइडियल कंडीशन है, ठीक है। होगा ये कि यहां से जो पानी है, यहां से जो पानी है वो चूंकि गर्म है तो हवाएं यहां पर गर्म होंगी और इनके गर्म होने पर इस तरीके से ये ऊपर उठना प्रारंभ करेंगी, ठीक। गर्म हवा हल्की होगी और ये ऊपर उठेगी, ठीक। ऊपर उठने पर याद रखिए कि ये जो पवनें हैं ये ठंडी होंगी और ठंडे होने पर ये इस तरीके से जो है वो डिक्लाइन करके नीचे आएंगी। ये कहां पर नीचे आती हैं तो इस तरीके से आप समझ पाएंगे कि ये जो है वो नीचे आएंगी इस स्थान पर, ठीक। अब जो पवन यहां पर नीचे आई वही पवन जो है वो यहां पर भी नीचे गिरेगी, जो हिंद महासागर के सेंटर में आएगी। और याद रखिए जब ये यहां पर आएगी तो यहां हाई प्रेशर, यानी कि हिंद महासागर के मध्य में ये है हिंद महासागर या कह लीजिए इंडियन ओशन, ठीक। और ये यहां गिरेगी। तो देखिए एक हिंद महासागर में इसने हाई प्रेशर डेवलप करा और एक पेरू के तट पर इसने हाई प्रेशर डेवलप करा। अब याद रखिए कि जब कभी पवनों का डिसेंडिंग या मैं कहूं डाउनवर्ड या मैं कहूं अधोमुखी प्रवाह होता है और ये पवनें या वायु राशियां नीचे आती हैं तो कभी भी वर्षा प्रमोट नहीं करती, एरिडिटी अर्थात सूखा लाती हैं। इसीलिए आप पाएंगे कि चूंकि यहां पर पवनें इस प्रकार से डिसेंड हो रही हैं, नीचे आ रही हैं, इसी कारण आटाकामा मरुस्थल यहां आपको दिखाई देगा जो अत्यधिक कैसा है, अत्यधिक शुष्क है, ठीक है। यह सामान्य परिस्थिति है। अब समझिएगा कि इसके ऊपर आप जब जाएंगे तो आपको दिखाई देगा कि यहां कहीं पर आपको इंडिया लोकेट होता हुआ दिखेगा, देखेगा। यहां आपको जो है वो भारतीय उपमहाद्वीप दिखाई देगा, ठीक। ये है इंडिया। अब होता यह है कि जब कभी
ये हाई प्रेशर डेवलप होता है या उच्च वायु दाब का क्षेत्र निर्मित होता है, तो भारत में जब मानसून आएगा तो भारत में उस समय यहां लो प्रेशर डेवलप होता है, अर्थात निम्न वायु दाब का केंद्र उपस्थित होता है हमारे वेस्टर्न राजस्थान वाले पार्ट में और हमारे ऊपर वाले तिब्बत वाले क्षेत्र में। तो पवनें बेसिकली इस ओर आ रही होती हैं। तो पवन का प्रवाह हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर के मध्य होता है। और याद रखिए कि चूंकि ये एक नॉर्मल कंडीशन है, यहां पर पवनें ऊपर से नीचे आ रही हैं, तो ये सर्किल सीक से चल रहा है। इस कारण हिंद महासागर के बीच में आपको दिखाई देगा हाई प्रेशर निर्मित होता है। और यही हाई और लो के बीच का जो अंतर है, वो अंतर क्रिएट करता है एक ड्रिफ्ट, यानी कि एक प्रवाह, जहां पवनें तेजी से भारत की ओर जो है कोरियोलिस बल के कारण इस तरीके से टर्न लेते हुए आती हैं, जिसे हम साउथ वेस्टर्न या दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं। ओके, अब इस चीज को समझिएगा कि ये जो परिस्थिति है ये सामान्य परिस्थिति है। अब होगा क्या? तो होगा ये कि अगर मैंने कहा कि ला नीना है, तो इसी सामान्य कंडीशन की एक्सट्रीम अर्थात कुछ ज्यादा ही तीव्र स्थिति देखने को मिलेगी। यानी कि यहां पर जो व्यापारिक पवनें चल रही हैं, अर्थात कहां? दक्षिण अमेरिका में, ये पवनें स्ट्रांग हो जाएंगी। स्ट्रांग होने पर जो हम्बोल्ट की जलधारा है ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगी। हम्बोल्ट की जलधारा स्ट्रांग होगी यानी कि पानी ठंडा होगा। ठंडा पानी के ऊपर की हवा ठंडी होगी, ठंडी हवा नीचे बैठेगी, अर्थात हवा का नीचे की ओर प्रवाह होगा। और हवा का नीचे की ओर प्रवाह होगा तो नीचे आती हुई हवा, मैंने आपको पहले भी क्लाइमेटोलॉजी में समझाया है कि ये अच्छे संकेत नहीं होते। डाउनवर्ड ड्रिफ्ट जब भी हवा का होगा, उस स्थान पर कभी वर्षा देखने को नहीं मिलेगी। अब वर्षा नहीं होगी, सूखा पड़ेगा, तो ये आटाकामा का मरुस्थल और भी शुष्क हो जाएगा। ठीक है, अब आटाकामा का मरुस्थल और भी शुष्क हुआ तो यहां से पवनें चलना स्टार्ट होंगी, ये ऑस्ट्रेलिया की तरफ आएंगी। अब यहां पर जलधारा ऑस्ट्रेलिया की तरफ आएगी, ये ऑस्ट्रेलिया की गर्म जलधारा का निर्माण होगा। आसपास पानी गर्म होगा तो हवा भी गर्म होगी, गर्म हवा ऊपर उठेगी भाई, और ऊपर उठने पर इस प्रकार से एक्सपांड होते हुए, ठंडे होते हुए एक यहां पर गिरेगी और एक लिम यहां पर गिरेगा। इससे जो है वो एक साइकिल बनेगी। इस साइकिल को वॉकर साइकिल कहते हैं, वॉकर साइकिल के नाम से जाना जाता है। और याद रखिए कि ला नीना में होगा ये कि चूंकि यहां की विंड बहुत स्ट्रांग हो चुकी हैं, जिसे ट्रेड या व्यापारिक पवनें कहते हैं, उस कारण हम्बोल्ट की जलधारा ज्यादा स्ट्रांग है। हम्बोल्ट की जलधारा ज्यादा स्ट्रांग है, इसलिए यहां से पवनें ज्यादा ऊपर जा रही हैं। यहां से पवनें ज्यादा ऊपर जा रही हैं, इसका मतलब है कि ऑस्ट्रेलिया में जो है वो ज्यादा वर्षा होगी। और ऑस्ट्रेलिया में ज्यादा वर्षा होगी, इसका मतलब हिंद महासागर में ज्यादा जो है हाई प्रेशर बनेगा। और हिंद महासागर में ज्यादा हाई प्रेशर बनेगा, इसका स्पष्ट मतलब है कि भारत की ओर आने वाला जो मॉनसून है, ये मॉनसून अति तीव्र हो जाएगा। भारत में जो है आपको स्थिति दिखाई देगी कि हमारे यहां फ्लड जैसी समस्या देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ये बेसिकली कहलाता है ला नीना, ये बेसिकली कहलाता है ट्रिपल डिप ऑफ ला नीना। ठीक है, ये लगातार 3 वर्षों से देखने को मिल रहा है। अब जब आप इसे टोटलिटी में पढ़ोगे तो इसकी उल्टी स्थिति भी निर्मित होती है कि भाई यहां से जो पवनें आती हैं वो वीक हो जाती हैं। साथ ही आप पाओगे कि एक करंट होता है जिसे काउंटर इक्वेटोरियल करंट या प्रति विषुवतरेखीय जलधारा कहा जाता है। ये इस तरीके से चलती है और ये यहां पहुंचकर जो हम्बोल्ट है इसके जल को गर्म कर देती है। इस कारण भी हम्बोल्ट वीक हो जाता है। हम्बोल्ट वीक हो जाती है तो यहां ठंडा पानी नहीं बनता। अब जब यहां ठंडा पानी नहीं बनता तो सामान्य सी बात है, पानी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो पवनें यहां से ऊपर उठ जाती हैं। यहां से ऊपर उठती हैं तो भाई ये गिरती ऑस्ट्रेलिया की तरफ है। तो ऑस्ट्रेलिया में नीचे पानी गर्म होने के बावजूद भी ऑस्ट्रेलिया की तरफ पवनों के डाउनवर्ड ड्रिफ्ट के कारण ऑस्ट्रेलिया में वर्षा नहीं होती। अब जब ऑस्ट्रेलिया में वर्षा नहीं होती और पवनें ऑस्ट्रेलिया में नीचे आ रही हैं, तो कभी भी ये हिंद महासागर में नीचे नहीं आती। अर्थात हिंद महासागर में जो हाई प्रेशर बनना था वो बन जाता है ऑस्ट्रेलिया की तरफ। इस कारण भारत का जो मानसून है, जो इस ड्रिफ्ट के कारण तेजी से आता था, वो ड्रिफ्ट खत्म हो जाता है। तो हमारे यहां औसत मानसून कम हो जाता है, वर्षा कम हो जाती है। वो स्थिति ला नीना कहलाती है। ये स्थिति वो स्थिति अल नीनो कहलाती है, ये स्थिति ला नीना है। ठीक है, और मैं आपको बताऊं तो यूएसए से कैसे कनेक्शन है। तो जब पवनें इस स्थान से ऊपर उठेंगी
तो याद रखिए इस स्थान से ऊपर उठने पर पवनें जो है वो नीचे कहां पर आएंगी, ये नीचे आएंगी कैरेबियन द्वीप के आसपास। और जब कैरेबियन द्वीप के आसपास आएंगी यानी कि उल्टी स्थिति, यानी कि अल नीनो की स्थिति, तो पवनें जब कैरेबियन सी में गिरेंगी तो याद रखिए कि जो चक्रवात है वो क्या है, एक लो प्रेशर का सेंटर है। और लो प्रेशर के सेंटर तभी बनेंगे जब प्रेशर लो हो। अब हवा जब नीचे आएगी तो कभी लो प्रेशर बनेगा ही नहीं। और याद रखिए कि जब लो प्रेशर नहीं बनेगा तो चक्रवात नहीं आएंगे, जो है साइक्लोनिक हिट नहीं होगा यूएसए में। पर समस्या यह है कि जब पवन नीचे आएगी तो डियर बारिश भी नहीं होगी, और बारिश नहीं होगी तो सूखा पड़ेगा। यानी कि हमारे यहां पर जो स्थिति है वैसी कुछ स्थिति दूसरे स्थान पर भी देखने को मिलेगी। तो एक पूरा मैकेनिज्म है, इस चीज को आप समझ कर रखिए कि अभी तीसरे वर्ष जो है ये लानीना हुआ, तो इस कारण जो है आपके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप इसके बारे में जानें, समझें, और इस लाइन को जरूर यूज करिएगा अगर आपका मेंस आता है, तो मेंस में प्रश्न आता है तो कि ये एक स्थानीय स्तर पर होने वाली घटना है जो प्रशांत महासागर में चलने वाली पवनों के कारण होती है, लेकिन इसका वैश्विक प्रभाव है। और आप कह सकते हैं कि यूरोप में थोड़ा कम, अमेरिका में और ज्यादा, साउथ ईस्ट एशिया में बहुत ज्यादा, ऑस्ट्रेलिया में तो सुपर हार्ड इसका इंपैक्ट दिखता है। लोकल फिनोमिना विद ग्लोबल इंपैक्ट। आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए हम नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर बढ़ते हैं। आप यहां पाएंगे कि एक प्रोजेक्ट है, बेसिकली ये है ईस्टर्न राजस्थान का कैनाल प्रोजेक्ट। अब समझिए इस चीज को, मैं आपसे क्या कह रहा हूं। भारत में अगर मैं आपसे कहूं भारत सरकार का मुख्य उद्देश्य क्या है, मेन एम क्या है भारत सरकार का, मेन एम है भाई विकास हो, डेवलपमेंट हो। अब भाई डेवलपमेंट आप करोगे तो इस चीज को तो आप मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करिए कि भाई डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरमेंट, विकास वर्सेस पर्यावरण। जब भी आप विकास करेंगे तो आपको अधोसंरचना बनानी पड़ेगी, अधोसंरचना के लिए आपको उद्योग लगाने पड़ेंगे, और इन सब के थ्रू जब आप विकास करोगे तो उससे प्रकृति का असैसिनेशन होगा। ये एक परफेक्ट बात है, और इसी का मध्यम मार्ग जो है वो सतत विकास, धारणीय विकास, और जो इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए इनिशिएटिव चलाए जाते हैं वो सब है। पर फिर भी नेगेटिव इंपैक्ट तो आता है विकास का पर्यावरण पर। अब ये एक अलग डायमेंशन हुआ। दूसरा डायमेंशन ये है कि भारत सरकार का उद्देश्य क्या है। तो सिंपल सी बात है, आप और मैं बहुत आसानी से इस बात को समझ सकते हैं कि एंड ऑफ द डे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एम यही है कि हम जो है वो विकास करें, हम जो है वो डेवलपमेंट करें। आइए मैं आपको इधर समझाने का प्रयास करता हूं। अगर मैं आपसे कहूं कि ये है भाई हमारा राजस्थान वाला एरिया, सभी स्टेट की आपको बॉर्डर्स बनाते आता हो ये जरूरी बिल्कुल नहीं है। मैं सहज रूप से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, इसलिए मैं इस डायग्राम का यूज कर रहा हूं। ठीक है, ये आपको दिखाई देगा कि ये है हमारा राजस्थान वाला एरिया। ठीक है, ये राजस्थान है, ब्रॉडर सेंस में आपको इस तरीके से दिखेगा। अब अगर मैं आपसे कहूं, जस्ट अ सेकेंड, अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है राजस्थान वाला, यहां पर इस तरीके से, इसे हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। समझिए, एक आपको पार्ट दिखेगा, देखिए पहले तो मैं आपको करंट अफेयर से परिचित करा दूं कि बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है कि ये दो प्रोजेक्ट्स को जो है वो मर्ज करने वाले एक मेगा प्रोजेक्ट के फॉर्म में। कौन से दो प्रोजेक्ट हैं? एक है ईआरसीपी, ईआरसीपी का मतलब है ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट। ठीक है, ये जो राजस्थान है इसके पूर्वी भाग में कैनाल का निर्माण करने की एक परियोजना है, और इसका एक करंट अफेयर मैं आपको अभी तो ये बता ही रहा हूं, एक आप अभी सुन लीजिए। आपने सभी ने सुना होगा विश्नोई कम्युनिटी के बारे में। ये जो विश्नोई, कई लोग इसे बिश्नोई कहते हैं, वैसे करेक्ट प्रोनाउंसिएशन आप मुझे बताइएगा। बाकी बिश्नोई कम्युनिटी, ये स्टार्ट इंग्लिश में बी से होता है इसलिए मैं बिश्नोई कह रहा हूं। ये जो कम्युनिटी है ये प्रकृति का काफी सम्मान करते हैं, नेचर का काफी प्रोटेक्शन करते हैं, और आप पाओगे कि इन्होंने जो है ये प्रोक्लेमेशन आज से 1-2 साल पहले का करंट अफेयर है, बट रिलेटेबल काफी है कि भारत सरकार जो ग्रीनरी प्रोजेक्ट प्रमोट कर रही है। और याद रखिए बिश्नोई कम्युनिटी ऐसा नहीं है कोई कॉमन कम्युनिटी हो, ये इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज है कि इन्होंने सेवरल टाइम एनवायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए वर्क करा है। फाइन, आपको सलमान खान का जो है केस पता होगा। अब इस चीज को याद रखिए कि विश्नोई कम्युनिटी जो है वो लिटरली दे आर ट्रू जो है वो प्रोटेक्टर ऑफ नेचर, ये प्रकृति के वास्तविकता में अच्छे संरक्षक है। अब इस कम्युनिटी का स्टेटमेंट था कि भाई भारत सरकार जो है लगातार जो ग्रीनरी प्रोजेक्ट राजस्थान में प्रमोट कर रही है उसमें जो है उससे जो है खेजड़ी ट्री इसको नुकसान हो रहा है, पहली चीज तो। और दूसरी चीज तो ये है कि भारत सरकार कई हाइड्रो पावर प्लांट या फिर कई डेवलपमेंट इनिशिएटिव ऐसे चलाना चाह रही है इस स्थान पे जिससे खेजड़ी ट्री को काटा जाएगा। तो खेजड़ी ट्री जो है अगर समाप्त होगा तो उसके प्रोटेक्शन के लिए चिपको मूवमेंट जैसा कोई मूवमेंट
जो है विश्नोई कम्युनिटी चला सकती है। यानी कि भारत सरकार के जो ग्रीनरी प्रोजेक्ट है उससे जो प्रकृति पर नेगेटिव इंपैक्ट आएगा उसके लिए विश्नोई कम्युनिटी वर्क करेगी। ये आज से 2 साल पहले की कहानी थी। अब मैं इस चीज को आगे बढ़ाता हूं। अब देखिए ये कैनाल प्रोजेक्ट एंड ऑफ द डे ये ग्रीनरी तो प्रमोट करेगा ही इस स्थान पर, तो एक तो वो चीज एक्टिव हो ही जाएगी जो मैंने डिस्कस करी अभी। दूसरी चीज ये एक्टिव हो जाएगा कि जो ये राजस्थान का कैनाल प्रोजेक्ट है इसको मर्ज करा जा रहा है। किसके साथ मर्ज करा जा रहा है? तो एक पार्वती काली सिंध चंबल नदी जोड़ो परियोजना यानी कि रिवर इंटरलिंकिंग है इससे। और इससे क्या होगा एंड ऑफ द डे? ईस्टर्न पार्ट में जो है वो गतिविधियों को, आर्थिक गतिविधियों को तेज करने का प्रयास करा जाएगा। ठीक, तो आइए ये करंट अफेयर है और इसे अब हम जो है वो कन्वेंशनल के साथ मर्ज करते हुए देखते हैं। तो देखिए आपको इस स्थान पर मैं अगर आपको बताऊं तो राजस्थान को आप इस तरीके से जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। किसके माध्यम से? तो अरावली के माध्यम से। तो ये आपको दिखाई देगा भाई अरावली। जो अरावली पर्वत है याद रखिए कि ये एक अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, यानी कि एक ऐसे माउंटेन का एग्जाम्पल है जो एक समय पर हिमालय के जितना हाइटेड था, हिमालय के जैसी इसकी हाइट थी, बट आज के समय आप पाओगे कि अरावली जो है वो कुछ चोटियों तक ही सीमित रह चुका है। और इवन मैं अगर आपको बताऊं तो सुप्रीम कोर्ट का भाई एक डिसीजन था 2018 का, आप रीड करिएगा आपको पता चलेगा कि इलीगल माइनिंग से जो है अरावली की 91 पीक्स गायब हो चुकी हैं, चोटियां गायब हो चुकी हैं। ठीक है, तो 91 पीक्स गायब हो गई। इसका एक नेगेटिव इंपैक्ट दिल्ली में प्रदूषण भी है, क्योंकि अरावली रोका करता था पंजाब से आने वाले प्रदूषण को जो पाकिस्तान की तरफ से वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के फॉर्म में आता था। ठीक है, अब इससे आगे बढ़ते हैं तो आप पाओगे कि अरावली राजस्थान को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। एक पार्ट आपको दिखाई देगा ये पश्चिमी वाला, ठीक, ये कहलाता है पश्चिमी राजस्थान या वेस्टर्न राजस्थान। जस्ट अ सेकेंड, ये कहलाता है भाई पश्चिमी राजस्थान। ओके, और ये जो हिस्सा है ये कहलाता है पूर्वी राजस्थान। ठीक, और पश्चिमी राजस्थान के लिए भारत सरकार ने पहले से एक प्रोजेक्ट रन कर रखा है। ठीक, और कौन सा है वो प्रोजेक्ट? तो आप पाएंगे कि यहां पर अगर मैं कुछ इस तरीके से मार्क करूं तो यहां कहीं बॉर्डर के थोड़ा समीप जैसलमेर आएगा। ओके, और एक कैनाल ड्रॉ करी है भारत सरकार ने हरिके पंजाब से कहां तक, जो भारत की सबसे लंबी कैनाल भी है, ये ड्रॉ करी है, स्क्रैच करी है, बनाई है भारत सरकार ने। और ये जो है ये सतलुज और ब्यास का जो कंबाइंड वाटर है, इस प्रकार से ये स्थान है, इसे कहा जाता है हरिके। ठीक, यहां पर सतलुज तथा व्यास इसका कंबाइंड वाटर ये लेकर जाती है राजस्थान के पश्चिमी भाग में जैसलमेर तक। यानी कि एक साइड तो गवर्नमेंट ने पहले से एक इनिशिएटिव चला रखा है जो सक्सेसफुली काफी लंबे समय से रन भी हो रहा है। अब ये पश्चिमी भाग की बात हुई, याद रखिए ये मरुस्थली वाला एरिया है, ये मारुस्थली, कई बार इसे मारुस्थली कई बार इसे मरुस्थल इस नाम से जानते हैं। ये डेजर्टिफाइड एरिया है, मरुस्थलीय एरिया है। ठीक, पश्चिमी भाग के लिए ये एक चीज डन है। अब पूर्वी भाग के लिए सुनिएगा, याद रखें कि मैंने यहां मेंशन कर रखा है कि राजस्थान में केवल एक ही ऐसी नदी है चंबल, जो आप कह सकते हैं जिसमें सरप्लस वाटर है, अतिरिक्त पानी है जिसको आप जो है यूज कर सकते हो। अदरवाइज यहां से अजमेर के समीप से एक लूनी नदी आती है जिसका पुराना नाम सागरमती है। यह नदी आगे जाकर कच्छ रण में विलुप्त हो जाती है। एक और नदी है बनास, और देखिए एक समय पर मैंने पढ़ाया था कि बनास नदी जो है वो यहां आके रन ऑफ कच्छ में गायब हो जाती है। बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे कि सर वो तो चंबल की सहायक नदी है। नो डाउट बनास एक नदी है जो चंबल की सहायक नदी है, लेकिन एक और नदी है बनास जिसे पश्चिमी बनास भी कई बार कह देते हैं। आप गुजरात गवर्नमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाकर चेक कर सकते हैं। ये नदी जो है कच्छ रण में समाप्त होती है। तो याद रखिए लूनी हो चाहे राजस्थान से गुजरात जाने वाली बनास हो, ये दोनों ही नदियां जो है ये वर्षवाहिनी नहीं है। और अगर वर्षवाहिनी में भी आप ना जाएं तो आप पाएंगे कि सिंपल सा एक डायमेंशन है कि ये अंतःस्थलीय हैं, ये सागर तक भी नहीं पहुंचती। तो अतिरिक्त जल की मात्रा तो आपको केवल चंबल में दिखाई देगी। अब देखिए पूर्वी राजस्थान में ये जो आपको दिखाई दे रहा है, देखिए मैं यहां ड्रॉ करता हूं तो आपको कुछ नदियां इस तरीके से दिखेंगी, ध्यान दीजिएगा। एक आपको यहां चंबल दिखेगी, और ये चंबल के लिए याद रखें कि चंबल आती कहां से है? चंबल आती है मध्य प्रदेश से।
मध्य प्रदेश में एक प्लेस है जिसे इंदौर कहा जाता है। इंदौर के समीप महू है एक। फाइन। महू मतलब मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वॉर, ये नाम रखा था अंग्रेजों ने। वहां पर एक पहाड़ी है जानापावा, वहां से निकलती है कौन सी नदी? चंबल नदी। और चंबल नदी की एक सहायक नदी है जिसे कहा जाता है काली सिंध। ठीक है, तो ये चंबल नदी गई। इसी प्रकार से आप पाएंगे ये काली सिंध जाएगी और इसी प्रकार से ये जो है ये पार्वती जाएगी। यहां याद रखिएगा, फिर से आप लोग ये ना कहें कि सर पार्वती नदी तो यहां नहीं है, कहीं और है। हिमाचल प्रदेश में भी एक पार्वती नदी है भाई, मुझे पता है, पर नाम सेम है, इसका ध्यान रखिएगा। ये कहलाती है चंबल, ये कहलाती है काली सिंध और ये कहलाती है पार्वती। ठीक, ये जो है वो नदियों का क्रम है। और याद रखिए कि भारत सरकार का कहना है कि एक तो जो हम कैनाल प्रोजेक्ट चला रहे हैं, यानी कि नहर परियोजना चला रहे हैं, ये नहर परियोजना जो है वो बेसिकली चंबल के जल को यहां से लेकर आती है और यहां पर पूरा एक कैनाल का सिस्टम स्टैब्लिश करने का प्लान है। इस कैनाल का जो कंस्ट्रक्शन करेगी भारत सरकार, इसमें जो पानी आ रहा था अब तक तो जो है वो ये कहा जा रहा था कि ये पानी केवल चंबल से आएगा, लेकिन अब इसे अगर जोड़ दिया जाए, इसका कॉन्फ्लुएंस हो किसके साथ? इस रिवर इंटरलिंकिंग के साथ, यानी कि ये इस प्रकार से अगर इन्हें जोड़ा जा रहा हो, तो अगर इसका कॉन्फ्लुएंस हो इसके साथ, तो ये बहुत आसान कर देगा भारत सरकार के लिए भी और वहां के लोगों के लिए भी कि भाई पानी की उपलब्धता किस प्रकार से हो। तो देखिए, एक कैनाल बननी ही थी जिसमें पानी जाना ही था। ब्रॉडर सेंस में आप कह सकते हो जाना नदी से ही था, जो चंबल ही होनी थी। एंड ऑफ द डे ये यही होना था। अब जब ये चंबल से जाना ही था, तो क्यों ना इसे कनेक्ट कर दिया जाए इस प्रोजेक्ट से, जहां पर हम इन तीनों नदियों को, पार्वती, काली सिंध और चंबल, इन्हें जोड़ रहे हैं। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? तो एक डायमेंशन तो ये परफेक्ट है कि यहां ग्रीनरी प्रमोट होगी, और ग्रीनरी प्रमोट होने पर खेजरी ट्री के लिए अगर प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो विश्नोई कम्युनिटी इसके लिए जो है वो प्रोटेस्ट कर सकती है। एक डायमेंशन है। दूसरा डायमेंशन मैं आपको एक और बताता हूं। याद रखिए कि राजस्थान के इस भाग में जो है एकमात्र नेशनल पार्क है जिसे कहा जाता है डेजर्ट नेशनल पार्क, या आप कह लीजिए मरुस्थल नेशनल पार्क। यहां पर भारत की एकमात्र जो है वो ये भारत का एकमात्र ऐसा प्लेस है जहां ठीक ठाक नंबर में आपको सोन चिड़ैया या फिर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ये दिखाई देती है, और ये केवल 100 के आसपास ही बची हैं, 100-150 के आसपास। ये बिल्कुल खत्म होने के कगार में है, और ये भारत की सबसे बड़ी बर्ड है। ये उड़ती भी नहीं है। इनका अवैध शिकार पाउचिंग किया हुई थी एक समय पर मास लेवल पर। ऐसा कहा जाता था कि अपने अंडे जो है वो पारस के पत्थर से तोड़ती हैं, और इस पारस के पत्थर को अगर लोहे पर लगा दिया जाए तो वो सोने का हो जाता है। इस प्रकार की कुछ कहानियां थी जिसके कारण इसका मास लेवल पर जो है वो शिकार हुआ। आज के समय बिल्कुल खत्म होने की कगार में है, और इसकी सबसे बड़ी जनसंख्या आपको दिखाई देगी मरुस्थल नेशनल पार्क में, जो एकमात्र ऐसा नेशनल पार्क है राजस्थान का जो अरावली के पश्चिमी भाग में आता है, पूरे मरुस्थली क्षेत्र में आता है। यहीं तक ये सीमित है, और ये दिखाता है कि जब हम ग्रीनरी प्रमोट करते हैं उस स्थान पर जहां ग्रीन है नहीं, तो प्रकृति पर इसके नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिलते हैं। तो इसका कहीं ना कहीं प्रभाव टोटलिटी में इस स्थान पर भी दिखेगा। साथ ही यहां पर प्रवासी पक्षी आया करते हैं, यानी कि जो पूर्वी भाग है, यहां पर आपको बहुत सारी झीलें दिखाई देंगी। याद रखिए बहुत सारी लेक्स हैं यहाँ पर। ये एरिया काफी प्रसिद्ध है अपनी लेक्स के लिए। यहाँ आपको बहुत सारी लेक्स दिखाई देंगी, इसमें से एक ना काफी प्रसिद्ध है केवला देव लेक। ठीक है, अब केवला देव लेक पर इसका डायरेक्टली तो वैसे इंपैक्ट नहीं आएगा, मैं स्पष्ट कर दूं। ठीक, लेकिन फिर भी यहाँ जो प्रवासी पक्षी आते हैं, इन पक्षियों के आने के पैटर्न में कहीं ना कहीं चेंजेस जरूर आएंगे, क्योंकि कैनाल्स के कंस्ट्रक्शन के साथ मैं आपको एक डायमेंशन बताता हूं कि भाई क्विक सैंड एरिया निर्मित होते हैं। क्विक सैंड एरिया का मतलब क्या है? क्विक सैंड एरिया का मतलब है ऐसे क्षेत्र जहां पर आपने मूवीज में देखा होगा, लोग जाते हैं तो मिट्टी के अंदर, रेत के अंदर से चले जाते हैं, दलदल जैसा दिखता है। ये क्विक सैंड प्लेसेस और खासकर आर्द्रभूमि क्षेत्र कृत्रिम रूप से बन जाते हैं, क्योंकि जो कैनाल है उससे पानी लीक होता है, और पानी लीक होने की ये जो घटना है, ये जो क्विक सैंड के एरियाज हैं, ये कई बार वेटलैंड या आर्द्रभूमि क्षेत्र में कन्वर्ट हो जाए, आसपास दलदली क्षेत्र बन जाए, इसकी कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सामान्यता दिखने वाली घटना है। अगर ऐसा होता है तो आप पाएंगे कि जो हमारे यहाँ प्रवासी पक्षियों का पैटर्न है ये भी कुछ चेंज होगा।
केवलादेव में ऐसे भी आप जो है वो इसकी न्यूज़ सुना करते होंगे, आपने सुनी हो या नहीं, आज से कुछ वर्षों पहले की ये जो है न्यूज़ है, पर मुझे लगता है कि आपको पता होनी चाहिए कि जो केवलादेव झील है, फाइन, आप इसे नोट कर लीजिएगा, कभी ना कभी ये काम आएगा आपके। ये जो केवलादेव झील है ये मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में आती है, और जो मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड है ये रिकॉर्ड उन झीलों का है जो झीलें वास्तविकता में आपदा प्रबंधन, और खासकर आपदा प्रबंधन तो खैर एक डिफरेंट डायमेंशन है, खासकर जो रामसर साइट्स हैं, रामसर साइट्स मतलब वो क्षेत्र जिनको रामसर ने लिस्टेड करा है, उनमें से वो क्षेत्र जो अति संकटग्रस्त हैं उसे मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में मेंशन करा गया है। और भारत में 2 हैं, एक आएगा आपका लोकटक झील जो मणिपुर में है, जो पूर्वोत्तर राज्यों की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है, और दूसरी ये आएगा, ये है बेसिकली क्या, ये है बेसिकली केवलादेव। और केवलादेव में एक और बात है कि यहां पर एक बैक्टीरिया मिला था, क्लोस्ट्रोडियम, बहुत ही जो है, सांबर झील का वैसे तो ये इवेंट है, सांबर में भी था और कुछ ना कुछ ये केवलादेव में भी था। आप पाओगे कि क्लोस्ट्रोडियम नामक बैक्टीरिया मिला था यहाँ पे, जिससे जो प्रवासी पक्षी हैं उन्हें एवियन बुटुलिज्म नामक बीमारी हो गई थी। और ये जो एवियन बुटुलिज्म है ये वीकनेस है, जब कार्बन डाइऑक्साइड रिच पानी होता है तो उसके अंदर क्लोस्ट्रोडियम बैक्टीरिया आ जाता है, और ये बैक्टीरिया वाला पानी जब बर्ड्स पी लेते हैं तो उन्हें एवियन बुटुलिज्म होता है, और ये वीकनेस है। बहुत ही भयानक दृश्य था एक समय पे, आज से कुछ 2-3 साल पहले की घटना है, जब बर्ड्स जो है वो उड़ रही थी सांबर झील के पास का, और अचानक से नीचे गिर रही थी फेंस पर, उनकी मृत्यु हो रही थी। कई 100 बर्ड्स इस प्रकार से उनकी मृत्यु हो गई। कारण क्या था? कारण यह था कि सांबर झील हो या केवलादेव झील हो, इसमें आसपास जो है वो गार्बेज इतना डाला गया, कचरा इतना डाला गया कि वो कचरा झील के ऊपर जम गया, और झील के ऊपर जमने से जो नीचे का पानी है उसके जीव जंतुओं तक खासकर उनकी मृत्यु होना स्टार्ट हुई। सिंपल सी बात है, नीचे पौधे हैं, पौधों को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो ये पौधे जो है वो समाप्त हो जाएंगे, समाप्त होंगे तो उनकी बॉडी डिकम्पोज होगी, डिकम्पोज होगी तो भाई उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा तो जीव जंतुओं की मृत्यु होगी, फिर उनकी बॉडी सड़ेगी और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। अब इतना सारा कार्बन डाइऑक्साइड पानी में आ जाएगा, वो पानी जब पक्षी पिएंगे तो वो जो जब पानी में कार्बन डाइऑक्साइड आएगा तब उसके अंदर जो है वो एक बैक्टीरिया आएगा क्लोस्ट्रोडियम, और फिर ये पानी जब जीव पिएंगे तो उनके अंदर बीमारी होगी एवियन ब्रूटिलिज्म, और मास लेवल पे जो है बर्ड्स की डेथ हो जाएगी। तो इसे थोड़ा सा आप लोग समझिएगा। तो ये कुल मिला के जो है आप पाएंगे कि राजस्थान के एरिया में ये सारी चीजें जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो चुका है कि राजस्थान के एरिया का ये करंट अफेयर है। इसके अलावा चलिए हम नेक्स्ट डायमेंशन पे चलते हैं। नेक्स्ट डायमेंशन है सिंधु नदी जल समझौते से रिलेटेड। अब इस चीज को समझिएगा कि ये जो टॉपिक है ये एवरी टाइम जब भी न्यूज में आता है यूपीएससी को इसमें काफी इंटरेस्ट होता है। इसका कारण क्या है? तो अगर मैं आपको कारण समझाऊं तो एक सिंपल सी बात है, आप इस स्टेटमेंट से इसको समझिएगा। मैं स्टेटमेंट को पहले आपके सामने अंग्रेजी में कोट करता हूं। इसका उद्देश्य सिर्फ इतना है ताकि आपकी इस स्टेटमेंट की ट्रू फीलिंग्स को आप समझें। एक जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, ठीक है, उन्होंने ये लाइन लिखी थी, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये उन्होंने कहा था कि भाई वास्तविकता ये है, रियलिटी ये है कि नो एनी नेशन कैन डेविस्टेट other nation as thoroughly as India can devastate Pakistan by a simple exercise of breaking water of Indus। कोई भी देश दूसरे देश को उतने बुरे तरीके से डैमेज नहीं कर सकता जिस तरीके से भारत डैमेज कर सकता है पाकिस्तान को बाय अ सिंगल एक्सरसाइज ऑफ ब्रेकिंग वाटर ऑफ इंडस। एक बार में सिर्फ सिंधु जल को अगर रोक दिया जाए तो पाकिस्तान की लाइफलाइन जो है वो रुक जाएगी। कारण क्या है? कारण यह है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी का बैकबोन पंजाब है, और जो एरिया जहां पर एग्रीकल्चर करा जाता है वो सारे क्षेत्र वास्तविकता में पानी प्राप्त करते हैं सिंधु से और सिंधु की सहायक नदियों से, एंड ईच एंड एवरी ड्रॉप, एक एक सिंगल बूंद इन नदियों की आती भारत की भूमि से है। अब अगर भारत इनका जल रोक देगा तो यही पाकिस्तान का जो है वो नाइटमेयर है, काला सपना है कि एक दिन भारत इसको रोक देगा। और इसी कारण 1962 के आसपास जो है वो सिंधु नदी जल समझौता पाकिस्तान के कहने पर जो वर्ल्ड बैंक है उसकी मध्यस्थता में भारत के साथ जो है वो कराया गया था या हुआ था। और ये जो समझौता था, इस समझौते के तहत 3 नदियों का जल, सिंधु झेलम चिनाब का जल जो है 80% पाकिस्तान को, 20% इंडिया को, और रावी ब्यास सतलुज इसका जो है 80% इंडिया, 20% पाकिस्तान को दिया गया था। इससे भारत को कभी समस्या भी नहीं थी। मैं स्पष्ट कहूं कि भारत एक प्रिंसिपल गवर्न्ड नेशन है, एक सिद्धांतों पर काम करने वाला देश है।
ये कैसे पता चलता है? तो देखिए मैं आपको एक बात समझाता हूं। आप पाएंगे कि भारत में इस तरीके से अगर मैं आपको समझाऊं तो भारत ने पाकिस्तान के साथ 4 बार मेजर युद्ध लड़े, हमने कभी पाकिस्तान का पानी जो है वो नहीं रोका। इवन यूएस प्रेसिडेंट का एक स्टेटमेंट था, द ओनली ब्राइट स्पॉट इन डिप्रेसिंग वर्ल्ड पिक्चर इज इंडस वाटर ट्रीटी। इस दुनिया की एक डिप्रेसिंग पिक्चर में एकमात्र जगमगाता हुआ बिंदु है सिंधु जल समझौता। आप पाएंगे कि इस जल समझौते में जो क्लॉजेस थे, इंडिया ने कभी उसे ब्रेक नहीं करा। हम पूरे समय युद्ध लड़ते रहे, हमारे सिपाही युद्ध लड़ रहे हैं और हम पानी दे रहे हैं पाकिस्तान को, क्योंकि यह सही है कि युद्ध जो है देश के साथ है, उसकी जनता के साथ नहीं। पर रिसेंटली जो है, अभी से शायद 4-5 साल पहले जो रिसेंट पीएम है नरेंद्र मोदी जी, उनका एक स्टेटमेंट आया था, ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो साइमल्टेनियसली। रक्त और पानी एक साथ नहीं बहेगा। यह बार बार इंडिकेट करना है कि हम पुनर्विचार कर रहे हैं इस बात पर कि सिंधु नदी का जो जल समझौता हुआ था उस पर दोबारा नेगोशिएशन की जरूरत है। और अभी मैं आपका ध्यान इस बात पर भी आकर्षित कराना चाहूंगा कि भारत सरकार ने फरवरी के माह में जो है वो पाकिस्तान को ऑफिशियली कहा कि आइए टेबल पर बैठिए और पुनर्विचार करते हैं हम सिंधु नदी के जल समझौते के बारे में। ठीक है, अब ये जो एक कंडीशन है, ये कंडीशन काफी जो है क्रूशियल हो जाती है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि आपको इसके रिगार्डिंगली क्या क्या पता होना चाहिए, तो देखिए यहां हम ब्रीफली अगर ड्रॉ करें तो आपको दिखाई देगा कि ये है भाई मानसरोवर झील, ये है मानसरोवर। यहां से आपको दिखाई देगा ये आता है भाई सिंधु, जो नामचा, जो नंगा पर्वत के समीप दक्षिणावर्ती मोड़ लेकर पाकिस्तान में प्रवेश करती है। ठीक है, इसके अलावा यहां आपको एक नदी दिखाई देगी झेलम, जो इस प्रकार से विसर्पण करती है कश्मीर घाटी में और जाएगी ये पाकिस्तान। इसके अलावा यहां आपको 2 नदियां चिनाब दिखाई देंगी, चंद्र और भागा से मिलकर बनती है, ये आगे जाकर झेलम का जल एकत्रित करेगी। इसी तरीके से यहां आपको राबी दिखाई देगी, जिसके एक तरफ लाहौर एक तरफ अमृतसर है। और इसके पश्चात यहां आपको ब्यास दिखाई देगी, राबी ब्यास दोनों ही रोहतांग दर्रे से आती हैं। और ये जो है ये सतलुज नदी है, जो ब्यास का और एंड में चंबल का चिनाब का जो है नदी लेके सिंधु में अपना जल विसर्जित करती है। ये जो है सिंधु नदी तंत्र है, ये क्रम है इसका, आप लोग याद रखिएगा। ये है सिंधु, इसके नीचे आएंगे तो यहां आपको झेलम दिखेगा, यहां चिनाब, राबी, व्यास, सतलुज, ये जो है ये क्रम है। अब इसमें एक चीज याद रखिएगा कि ये जो डायमेंशन आपको दिख रहे हैं, इनमें झेलम पर एक प्रोजेक्ट है जिसे कहा जाता है किशन गंगा प्रोजेक्ट। ये आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि हम इस प्रोजेक्ट पर वर्क कर चुके हैं और हमें जो है हमें चाहिए है कि झेलम का पानी हमें रोकना चाहिए, क्योंकि झेलम से ये आतंकवादी अनंतनाग से बारामूला के स्ट्रेच के बीच में, कभी डिटेल में डिस्कस करेंगे हम इस बारे में कि अनंतनाग से बारामूला के स्ट्रेच में आतंकवादी प्रवेश कर जाते हैं। तो ये जो स्ट्रेच है ये वाटर टाइट रहे, इसके लिए जरूरी है कि झेलम में पानी हो, और पानी कम हो जाता है। इस कारण हम जो है इसकी सहायक नदी जिसे कहा जाता है किशन गंगा, यहां मैं नाम मेंशन कर दूं, इसे कहा जाता है किशन गंगा। ये जो है इस किशन गंगा नदी का उपयोग करते हैं। ठीक, तो इस पे एक प्रोजेक्ट है, ये भी न्यूज में रहेगा। और इसके अलावा यहां पर जो वूलर बैराज है, यानी कि जो नदी है उसके द्वारा एक गोकुर झील का निर्माण करा गया है, जिसे वूलर झील कहते हैं, वुलार लेक कहते हैं। और इस पर भारत जो है वो डैम बनाकर पानी रोकता है, रोकने का प्रयास करेगा। कारण यही है कि हम चाहते हैं कि झेलम में सफिशिएंट जल हो, जिससे जो है हम स्ट्रेटेजिकली, हम सामरिक रूप से स्ट्रांग हो सकें इस एरिया में। तो ये एक है भाई कि भारत जो है वो पाकिस्तान के साथ डिस्कशन लगातार कर रहा है, और आने वाले समय में ये मुद्दा काफी ज्यादा न्यूज में रहेगा भी। तो आई थिंक आपके लिए ये भी काफी इंफॉर्मेटिव होगा। इसके आगे चलेंगे तो एक इंटरनेशनल न्यूज है भाई कि आइसलैंड के पास जो है लगभग 800 भूकंप आए। 800 भूकंप, आप इमेजिन करें एक भूकंप की तीव्रता कितनी होती है, 800 भूकंप के लगभग देखने को मिले। और आप पाएंगे कि इसमें आपको इसके पीछे का एक मुख्य रीजन रहा कि ज्वालामुखी विस्फोट था वहां पर, और ये लगभग दक्षिण पश्चिमी भाग है जो आइसलैंड का, वहां पर देखने को मिला था। तो आइए इसे हम थोड़ा सा जो है वो समझने का प्रयास करते हैं। ये आइए इस स्थान पर देखते हैं। तो देखिए ये क्यों हुआ, तो इसका स्पष्ट मैं कारण आपको समझाता हूं।
ये आपको दिखाई देगा भाई, ये है दक्षिण अमेरिका इस तरीके से, ये टिएरा डेल फ्यूगो है, ये उत्तरी अमेरिका वाला पोर्शन है, जस्ट अ सेकेंड, ये आपको दिखाई देगा इस तरीके से, ये उत्तरी अमेरिका है, कैनेडियन शील्ड है, इस तरीके से आप जाएंगे तो ये अलास्का वाला पोर्शन है, और यहाँ आप आएंगे तो यहाँ आपको दिखाई देगा इस तरीके से ये पोर्शन है, ठीक है। यहाँ आपको कुछ द्वीप दिखाई देंगे, इसे कहा जाता है कैरेबियन द्वीप। इसी तरीके से यहाँ आपको जो है क्वींस और अदर सारे द्वीप दिखाई देंगे, यहाँ बफिन द्वीप दिखाई देंगे जो काफी जो है प्रसिद्ध है। अब आ जाइए, ये है भाई मोटे मोटे तौर पर ग्रीनलैंड। इसके पश्चात यहाँ आपको दिखाई देगा ये आइसलैंड है, यहाँ आपको तथाकथित तौर पर ग्रेट ब्रिटेन ये दिखाई देगा, यूनाइटेड किंगडम, और कुछ नीचे आपको इस तरीके से जो है वो अफ्रीका दिखाई देगा। ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, ये अरब का प्रायद्वीप है, ये इंडिया है, ये जो है वो आपको एशियन प्लेट दिखाई देगी, और इस तरीके से आप चलते जाएं, ये चाइना, रशिया और साइबेरिया वाला पोर्शन है, और इस तरीके से यहाँ आपको जो है वो ये ब्लैक सी दिखाई देगा, ये आपको ग्रीस, यहाँ पर इटली, ये मुख्य भूमि का एरिया, ये डेनमार्क, ये स्कैंडिनेवियन देश, और इस तरीके से जो है ये प्रायद्वीप के रूप में आपको दिखेगा। तो ये बनकर रेडी है। अब मैं यहाँ आपको समझाना ये चाहता हूं कि इस मैप का उद्देश्य ये है देखेगा, यहां पर दो प्लेट हैं, एक प्लेट इस तरीके से है, ब्रॉडर सेंस में समझिएगा, एक प्लेट यहां पर है जिसे हम उत्तरी अमेरिका की प्लेट कहते हैं, ठीक है, और एक प्लेट जो है वो इस तरीके से है जिसे हम दक्षिणी अमेरिका की प्लेट कहते हैं। डन। और जो रिमेनिंग है, यानी कि यहां पर आप पाओगे कि ये जो है, ये आप कह सकते हो कि ये एक प्लेट है सेगमेंटल, एक आपको दिखाई देगी यहां पर इस तरीके से, ये यूरेशियन प्लेट है और अफ्रीकन प्लेट। ये कॉन्फ्लुएंशियल एरिया है, यानी कि वो क्षेत्र है जहां आपको जो है अभिसरण दिखता है, जहां आपको जो है वो डाइवर्जेंस दिखता है, माफ कीजिएगा, अपसरण दिखता है। देखिए, जो उत्तरी अमेरिका की प्लेट है, इस तरीके से अगर मैं आपको दिखाऊं तो उत्तरी अमेरिका की प्लेट इस डायरेक्शन में जा रही है, डन। दक्षिणी अमेरिका की प्लेट इस डायरेक्शन में जा रही है। इसी तरीके से जब ये दोनों दूसरे डायरेक्शन में जाएंगी तो यहां पर बीच में एक कटक या फिर कह लीजिए रिजेस का यहां आपको फॉर्मेशन दिखता है, ठीक। ये कटक हैं, कम हाइट के पर्वत होते हैं जो सागर के अंदर जो है वो सबमर्ज होते हैं। शॉकिंगली इसको पहली बार वर्ल्ड वॉर सेकंड के पश्चात डिस्कवर करा गया था। इसे डिस्कवर करा था जब एक थ्योरी आई थी हैरी हेस की, ठीक है, ये नेवल ऑफिसर थे बेसिकली यूएसए के, और इन्होंने जो है बताया था कि सागर के अंदर पूरे में एक अनब्रोकन चेन है माउंटेन्स की। ये चेन जो है वो हिमालय हो, रॉकीज हो, एंडीज हो, सबसे लंबी है, और ये पूरे अटलांटिक को पार करती है, अनब्रोकन है। और आप पाओगे कि यहां दोनों प्लेट के इस प्रकार के मूवमेंट के कारण अंदर से मैग्मा बाहर आता है, और ये जो मैग्मा बाहर आता है इसके कारण जो है इन छोटी कम हाइट की लगातार जो पहाड़ियां हैं इनका निर्माण होता है। और याद रखिए कि इसी निर्माण के फलस्वरूप यहां पर एक पठार जैसे क्षेत्र का निर्माण होता है, यानी कि जो ग्रीनलैंड है ये और कुछ नहीं है, ये वास्तविकता में इसी क्षेत्र से जो मैग्मा निकला है उस मैग्मा के सागर तल पर जमने के कारण निर्मित एक मैग्मा द्वीप है। अब चूंकि ये द्वीप ही पूरा मैग्मा के डिपॉजिट होने से बना है, मैग्मा के ठंडे होने से बना है, कंसोलिडेट होने से बना है, यहां पर जो ज्वालामुखी गतिविधियां हैं ये एक सामान्य घटना है। और चूंकि जिस स्थान पर ज्वालामुखीता दिखाई देती है, जहां पर जो है वॉल्केनिज्म दिखाई देता है, उस स्थान पर सामान्य सी बात है प्लेटें शिफ्ट होती हैं, तो आपको वहां पर भूकंप देखने को मिलता है। इसीलिए आपको वृहद स्तर पर 800 के लगभग भूकंप देखने को मिले। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी इसका कारण क्या है। कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, जैसे इसे यूरेशियन प्लेट कहते हैं, यूरेशियन। यहां पर आप पाएंगे यहां पर इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है जिसमें इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों आता है भाई, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। यहां पर आप पाएंगे अफ्रीकन प्लेट है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है।
ठीक है, तो इसके कारण जो है इनका निर्माण होता है। आई थिंक ये बात आपको अब क्लियर है। चलिए, तो ये हुआ आपका आइसलैंड वाले का डिस्कशन। अब लास्ट में आते हैं आर्कटिक वाले एरिया के लिए। अब इस एरिया में दो करंट अफेयर मुझे जो है अंटार्कटिका वाले एरिया के लिए मुझे ऐसा लगता है दो करंट अफेयर आपको पता होने चाहिए दो महत्वपूर्ण बिंदुओं पे। एक तो आर्कटिक भी न्यूज में रहा है भाई। आर्कटिक के लिए याद रखिएगा कि भारत अपना ऑल टाइम मतलब कि चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी हो, हर एक सीजन में जो भारत का ऑब्जर्वेशन सेंटर है आर्कटिक में, मैं अंटार्कटिका की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आर्कटिक की बात कर रहा हूं। आर्कटिक में जो है अपना सेंटर ओपन करने वाला है इंडिया, कर चुका है बेसिकली इंडिया, और ये भारत का एक अच्छा अचीवमेंट है रिसर्च के लिए। जो है भारत नॉर्वे के स्वालबर्ड एक प्लेस है, वहां पर अपना रिसर्च स्टेशन जो है वो स्टैब्लिश कर रहा है। मैंने वीडियो भी बनाया था, अगर आप लोग को ध्यान हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि उस स्टेशन का, उस रिसर्च स्टेशन का नाम क्या है। चलिए, इन दो करंट अफेयर को हम इसमें कंपाइल करते हैं। पहले तो अंटार्कटिका के बारे में दो करंट अफेयर, एक जो है वो पेंगुइन से रिलेटेड है और एक A23A आइसबर्ग से रिलेटेड है। आइए इन दोनों को ही हम यहां पर देखने का प्रयास करते हैं। देखिए, अगर मैं ड्रॉ करूं तो आपको कुछ इस तरीके से जो है वो अंटार्कटिका दिखाई देगा कि यहां पर ये जो है, जस्ट अ सेकेंड, कुछ इस तरीके से मैप आपको दिखेगा अंटार्कटिका का। ये आपको जो मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूं ये प्रायद्वीपीय भाग है अंटार्कटिका का। कुछ इस तरीके से ब्रॉडर सेंस में आपको दिखता है अंटार्कटिका। वैसे एग्जैक्टली तो थोड़ा सा डिफरेंस है, इस तरीके से दिखता है अंटार्कटिका। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, यहां आप पाएंगे कि कुछ लोकल सीज हैं। जैसे मैं आपको समझाना चाहूं तो यह कहलाता है ईस्टर्न या फिर पूर्वी अंटार्कटिका या ईस्टर्न अंटार्कटिका, यह कहलाता है पश्चिमी। और पश्चिमी वाले में यह वाला जो पोर्शन है इसे कहा जाता है पालमेयर प्रायद्वीप। ठीक है, अब यहां ध्यान से देखिए, ये स्थान पर आपको जो है यहां पर एक माउंटेन रेंज मिलेगी। ठीक है, अब ये जो है ये माउंटेन रेंज कहलाती है क्वीन ऑफ मोड। ठीक है, जो पालमेयर को पूर्वी अटलांटिक से अंटार्कटिका से जो है अटलांटिक से अलग करती है। अब यहां ध्यान दीजिए, एक और माउंटेन रेंज है इस तरीके से जिसे कहा जाता है ट्रांस अटलांटिक पर्वत। ये सारे प्लेसेस जो है वो न्यूज में नहीं थे, केवल जो न्यूज में है उसके साथ एसोसिएटेडली हमें इनके बारे में पता होना चाहिए। ये ट्रांस अटलांटिक पर्वत है, और याद रखिएगा कि ये जो पर्वत है इस पर्वत के एक तरफ आपको जो है वो पश्चिमी, इस पूरे भाग को पश्चिमी कहते हैं और इस पूरे भाग को पूर्वी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए करंट अफेयर ये है बेसिकली कि यहां आप पाएंगे इस स्थान पर, ध्यान से देखिएगा, इस स्थान पर ये हिमपट्टी है। ठीक, एक को कहा जाता है रॉन, एक को कहा जाता है रॉस। डन। यहां आपको दिखाई देगा एक हिमपट्टी जिसे कहा जाता है रॉस हिमपट्टी, और एक को कहा जाता है रॉन हिमपट्टी। ठीक, हिमपट्टी कह लीजिए या आइस शेल्फ कह लीजिए। ठीक है, अब देखिए क्या करंट अफेयर है, तो एक पेंगुइन से रिलेटेड है। पेंगुइन से रिलेटेड क्या है, तो देखिए मैं यहां पर एक सेकंड ड्रॉ कर लूं। यहां पर लोकल सीज की आवश्यकता हमें पड़ेगी। इसे कहा जाता है विलिंग्सहाउजेन सागर। ठीक है, इसके नीचे आएंगे तो, और बेसिकली जो सागर है इसी से संबंधित यह घटना है, विलिंग्सहाउजेन सागर से संबंधित। ठीक है, जस्ट अ सेकंड, इसे थोड़ा सा हम नीचे ले आए। ओके, यहां पर दूसरा एक और सागर दिखाई देगा जिसे कहा जाता है अमंडसन सागर। डन। इसके एक साइड आ जाएंगे तो यहां आपको जो है एक और सागर दिखाई देगा, इसे कहा जाता है दुर्विल सागर। और आगे आएंगे तो यहां आपको दिखाई देगा, इसे कहा जाता है डेविस सागर। वैसे घटना इस स्थान, इन दोनों स्थानों की नहीं है। इसके अलावा यहां पर जो है वो किंग हफून सागर। ठीक है,
और एक सागर यहां आपको दिखाई देगा, इसे कहा जाता है वेडेल सागर। ठीक है, तो ये सागर है। आइए इन्हें थोड़ा सा जो है वो और विजिबल करते हैं। ये जो है वो सागर आपको दिखाई देंगे। ठीक है, आइए इनका नामकरण कर दें। ये है, इसे कहा जाता है विलिंग्सहाउजेन, विलिंग्सहाउजेन सागर। इसी तरीके से इसे कहा जाता है ये दुर्विल है, वो डेविस है, और ऊपर वाला किंग हफून है। ठीक है, ये जो सागर है इसे कहा जाता है अमंडसन, ये है दुर्विल, ये है डेविस, ये है ये वेडेल है, वेडेल सागर। और इस स्थान पर आपको दिखाई देगा कि यहां है किंग हफून सागर। ठीक है, तो ये वो सागर हैं। अब समझिए प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम यह है कि जो रॉस हिमपट्टी है, यहां पर एक ब्रीडिंग फेलियर अर्थात प्रजनन विफलता हुई। कौन सी प्रजनन विफलता हुई? तो यहां पर हुई कैटास्ट्रोफिक ब्रीडिंग फेलियर। अब यह कैटास्ट्रोफिक ब्रीडिंग फेलियर या प्रलयकारी प्रजनन विफलता क्या थी? तो हुआ यह कि जो पेंगुइन्स जो यहाँ के नेटिव हैं, जो यहाँ की स्थानिक प्रजाति हैं, आप पाएंगे कि ये स्थानिक प्रजाति वास्तविकता में जब ब्रीड करती है तो ये अपने अंडे जो है वो आइस शेल्फ पर देती है। ठीक, अब रॉस हिमपट्टी पर यहां पर इन्होंने जो है वो अंडे दिए थे, जो आता है विलिंग्सहाउजेन सागर के पास। अब हुआ क्या? तो भाई ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज के कारण आप पाएंगे कि ये जो अंडे थे, ये जो आइस शेल्फ था, ये टूट गया और जो अंडे थे वो पानी में गिरकर फूट गए। जो बच्चे निकले थे वो भी सरवाइव नहीं कर पाए, खत्म हो गए। लगभग 10,000 पेंगुइन्स की जो है वो इस ब्रीडिंग फेलियर के कारण मृत्यु हो गई। और ये कौन से पेंगुइन थे? तो याद रखिए, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पेंगुइन, जिसे एम्परर पेंगुइन कहते हैं, ये वो पेंगुइन्स थे। याद रखिए कि पेंगुइन की सबसे बड़ी जो प्रजाति है, जो साइज में सबसे बड़ी है, वो एम्परर पेंगुइन है। उसी के 10,000 जो है वो एग्स डिस्ट्रॉय हो गए। अब इन पेंगुइन्स के बारे में आपको और कौन कौन सी बात पता होनी चाहिए? तो जैसे इनमें एक ऑर्बिटल ग्रंथि होती है जो इन्हें इसके लिए केपेबल बनाती है कि खारे पानी को भी ये पी सकते हैं। काफी स्नीज करते हैं उसके बाद, लेकिन पी सकते हैं। ठीक, ऑर्बिटल ग्रंथि के कारण। इनमें एयरलॉक सिस्टम होता है इनके फर में, जिससे जो है ये इतने एक्सट्रीम टेम्परेचर में भी पानी के अंदर सर्वाइव कर जाते हैं। ये बर्ड्स हैं जो अनुकूलित हुई थी, अडॉप्ट हुई थी पानी के क्षेत्रों में रहने के लिए। ऐसा कहा जाता है कि ये इसी स्थान के नेटिव हैं। बट इसके अलावा भी ये याद रखिए कि पेंगुइन्स इवन उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों तक पाए जाते हैं। इसका एक एग्जांपल आपको गैलापागोस द्वीप में दिखाई देगा। गैलापागोस पेंगुइन सबसे बड़ा है एम्परर, सबसे छोटा है ब्लू पेंगुइन। ऑर्बिटल ग्रंथि होती है, एयरलॉक सिस्टम के कारण पानी में सर्वाइव भी कर पाते हैं। साथ ही एक और चीज मैं आपको बताता हूं, काफी महत्वपूर्ण है। ये जो पेंगुइन्स है इनमें एक प्रॉब्लम भी होती है। हर 10,000 में से एक पेंगुइन इनमें जो है वो अलग कलर का होता है, भूरे से कलर का होता है। इसे इजाबेलिन पेंगुइन कहा जाता है। ये जो इजाबेलिन पेंगुइन है, ये पेंगुइन बेसिकली जो है वो ऐसा पेंगुइन है जिसका कलर अदर से काफी डिफरेंट होता है, इसलिए ब्राउन कलर का होता है। और अन्य पेंगुइन इसके साथ प्रजनन नहीं करते, इसलिए इस प्रकार के पेंगुइन की संख्या आपको नहीं देखने को मिलेगी। पेंगुइन, मैं फिर से रिपीट कर दूं, ये नेटिव है इस एरिया के, बट आसपास के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों तक भी इनका विस्तार है। और यही पेंगुइन में से एक है एम्परर पेंगुइन। एम्परर पेंगुइन। और इस पेंगुइन ने यहां रॉस हिमपट्टी के समक्ष जो है वो एग्स दिए थे, और ये एग्स वेलिंगहाउजेन सागर के समीप जो है वो डिस्ट्रॉय हो गए, एक ब्रीडिंग फेलियर हो गया। और ये कहा बेसिकली जाता है कि ये जो पेंगुइन्स हैं, फाइन, ये जलवायु परिवर्तन के कारण सबसे जो है पहले खत्म होने वाले जीवों में से एक होंगे। पर मैं आपको बताऊं तो इन पेंगुइन्स के ज्यादा खतरे में, इन पेंगुइन से भी ज्यादा खतरे में जो है एक और जीव प्रजाति है, इसके बारे में मैंने रिसेंटली ही वीडियो बनाया था, इसलिए मैंने इसमें ऐड नहीं करा है। तो वो जो है वो वेक्वीटा नाम की एक फिश है,
जो इस प्रकार से, मैं थोड़ा सा टॉपिक से हटकर आपको एक और जानकारी दे रहा हूं, ध्यान देखिए, ये जो है उत्तरी अमेरिका आपको दिखाई देगा, ये जो है उत्तरी अमेरिका है, और यहां आपको जो है वो दिखाई देगा, ये है गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। फाइन, इसे कहा जाता है ठीक है। ये जो गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया है, यहां पर एक प्लेस है बाजा कैलिफोर्निया, बाजा कैलिफोर्निया, यहां पर मिलता है वेक्वीटा। ठीक है, ये एक प्रकार का जो है सबसे छोटा सागरीय स्तनधारी जीव है, सागरीय स्तनधारी जीव है। और याद रखिए कि इसका बाई कैचिंग के कारण, बाई कैचिंग का मतलब है गलती से इसे पकड़ लिया जाता है। किसके वो पकड़ने के लिए फिशरमैन उतरते हैं? तो एक मछली है जिसे कहा जाता है टोटोआबा, टोटोबा या कई बार टोटो आबा। अब इंग्लिश में स्पेलिंग यही है, आप हिंदी में देख लीजिए, आप टोटोबा कहना चाहेंगे, टोटो आबा कहना चाहेंगे। ये जो मछली है, इसे पकड़ने के लिए फिशरमैन उतरते हैं और उनके जाल में गलती से वेक्वीटा नामक ये मछली आ जाती है। ये केवल 100 बची हैं, अब 100 जिंदा हैं केवल, और ये बिल्कुल जो है वो डॉल्फिन के जैसी दिखती हैं, पर सागरी क्षेत्र में रहती हैं। ये स्तनधारी होती हैं और टोटो आबा का भी शिकार इवन बैन है, बट इसे कहा जाता है सागर का कोकीन, समुद्री कोकीन, या फिर कई बार इसे जो है वो स्विमिंग ब्लैडर भी बोलते हैं, स्विमिंग ब्लैडर भी कहा जाता है। ठीक, ये बेसिकली चाइना की ट्रेडिशनल मेडिसिन टेक्निक में यूज होती है। साथ ही इसका उपयोग जो है वो चाइनीज क्विजीन में भी करा जाता है, खाया भी जाता है, मेडिसिन भी बनती है, और ये यहां से पकड़ी जाती है और हांगकांग में स्मगल होकर चाइना में जाती है। हांगकांग आई नो जो है वो चाइना का ही पार्ट है, बट एक थोड़ा सा कह सकते हैं कुछ इंडिपेंडेंस है, इस कारण आसानी से जो है वो मिल जाती है, एंट्री मिल जाती है इस फिश की बॉडी को, कहां पे? चाइना। तो ये मछली जो है ये खत्म होने की एक तो कगार में है, बट ज्यादा जो है आप कह सकते हैं अभी इस पर खतरा आ चुका है। बट हाँ, पेंगुइन्स के लिए भी सेम कहा जाता है, ये जो कैटास्ट्रॉफिक ब्रीडिंग फेलियर है, काफी खराब कंडीशन होती है। ठीक है, अब आ जाइए यहां दूसरे करंट अफेयर पे। दूसरा करंट अफेयर ये है कि जो आइस शेल्फ है, यहां से दुनिया का सबसे बड़ा जो आइसबर्ग है, आइसबर्ग का मतलब कुल मिला के अगर मैं आपको यहां ऐसे समझाऊं तो आप पाएंगे कि मान लीजिए यह अंटार्कटिका है, ठीक है, यहां पर जो है वो दक्षिण सागर का पानी है। अब अंटार्कटिका में पूरी जगह हिम जो है वो जमी हुई है, और इसका एक हिस्सा जो है इस तरीके से, मान लीजिए यहां पूरे में हिम जमी है, तो हिम को यहां तक जमना चाहिए, यहां से सागर है, पर इसका जमा हुआ भाग कुछ इस तरीके से जो है वो आगे तक आता है। ठीक, तो ये जो आइस का स्लैब आगे बढ़ा हुआ है, इसे आइस सेल्फ कहते हैं। ये वाला हिस्सा ये कहलाता है आइस सेल्फ। और इस तरीके से इसके टुकड़े होकर ये अलग होते रहते हैं। ये एक सामान्य घटना है। ठीक, अब यहां समझिएगा कि ये जो आइस सेल्फ निकलता है, ये इसे कहा जाता है आइसबर्ग। और ये जो आइसबर्ग निकला है, इसका नाम है A23A। और ये याद रखिए, इसका आकार लंदन के आकार से लगभग 4 गुना बताया जा रहा है। इतना बड़े आकार का है ये, द्वीप का द्वीप है, ये टूटकर अलग हो रहा है, अलग हो चुका है, अब ये प्रवाहित हो रहा है दक्षिण सागर की तरफ। ठीक है, और अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहां से टूटकर ये वेडेल सागर जा रहा है, और यहां पर जो ब्रिटेन का एक द्वीप है जॉर्जिया द्वीप, संभावना है कि ये इससे टकरा जाएगा, और अगर ये इससे टकरा गया तो यहां पर फिर से एक जो है वो प्राकृतिक घटना आपको देखने को मिल सकती है। तो ये आइसबर्ग है, ये सारी प्लेसेस हैं जो न्यूज में रही हैं। आई होप आपके लिए वीडियो इंफॉर्मेटिव रहा होगा, इंपॉर्टेंट रहा होगा, अंडरस्टैंडिंग रहा होगा। अगर इस पीडीएफ को आप डाउनलोड करना चाहते हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल अभिनव बोहरे ज्योग्राफी से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप इंटरेस्टेड हो, तैयारी कर रहे हो, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जरूर पार्ट बने जो P2I बैचेस हैं इनका। डन, तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से एक और एक इंटरेस्टिंग एक इंफॉर्मेटिव वीडियो पे, और हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू।
हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।